and welcome to WeLearn. Virtual Learning Network में आप लोगों का स्वागत है. In this session we will be discussing about the different approaches of the psychology, the statistics and the other things, and all these topics is somewhere related to the class 12 subject psychology. So this is the psychology subject of class 12 and this is the session number 2 for this subject for class 12. So इस सेशन नंबर 2 के अंदर जो मेन ब्रॉड टॉपिक हमारा that in this we will be discussing about how psychologists study, यानी कैसे साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं. So the broad topics which we will be covering in this session number 2 is the goals of psychological studies and research, basic and applied research, experimental method and non-experimental method. It means कि एक psychological studies और research के क्या क्या गोल होते हैं, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है. सो ब्रॉडली इन चार चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम इट द रिमेनिंग टॉपिक्स व्हिच वी विल बी कवरिंग इन दिस सेशन नंबर 2 इज साइकोलॉजिकल टूल्स, ethical consideration of psychological studies, need of statistics in psychology and some basic statistical concepts. So it means psychological tool जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार उनका इस्तेमाल होता है, ethical consideration क्या क्या है psychological studies के अंदर, statistics का क्या जरूरत है psychology के अंदर और कुछ statistical concept के बारे में भी जानेंगे. सो ये ब्रॉड टॉपिक्स है. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है सेशन 2 का वह है कि किस प्रकार हम डिस्क्राइब कर सकते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज और रिसर्च के गोल को. हम अप्लाइड एस्पेक्ट रिसर्च के किस प्रकार हम एक्सप्लेन करेंगे, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च एस्पेक्ट्स को. फैमिलियराइज विद द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड बाय साइकोलॉजिस्ट. तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो किस तरीके से अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं उससे हम फैमिलियराइज होंगे. एंड We are also explaining the steps involved in conducting experiment. So किसी भी experiment को जब हम conduct कर रहे हैं तो उस वक्त क्या क्या steps involved होते हैं उसको भी देखेंगे. Then we are also able to know the different tools used by psychologists. So क्या क्या tool और अलग अलग psychologists use करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे. And at the end also understand the uses of statistical analysis in the psychological studies. So वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार अलग अलग statistical analysis के लिए psychological studies में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है. So the main goal of psychological studies and research is the description, explanation, prediction and control. So the description means कि किस तरीके से describe की जाती हैं चीजों को, किस तरीके से एक साइकोलॉजिस्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को यानी रिसर्च फाइंडिंग्स को. आपकी प्रिडिक्शन एबिलिटी कितनी अच्छी है, हाउ वेल यू प्रिडिक्ट द सिचुएशन एंड हाउ वेल यू कैन कंट्रोल द एक्सपेरिमेंट एज वेल एज द सिचुएशन. सो ये जो ब्रॉड चीजें हैं वो ब्रॉड एरिया है. दिस आर द कंसिडर्ड टू बी एज द गोल ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडीज एंड रिसर्च. सो किसी भी साइकोलॉजिकल स्टडी को या फिर रिसर्च को जब हम कंडक्ट कर रहे होते हैं सो उस वक्त इन चार चीजों को, इन चार पैरामीटर का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है, जो है डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन और कंट्रोल. बेसिक और अप्लाइड रिसर्च के बारे में अगर हम बात करें सो एनी रिसर्च दैट बिगिंस विथ ए क्वेश्चन और ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज द अप्लाइड रिसर्च और ए बेसिक रिसर्च. सो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हम बेसिक रिसर्च या फिर अप्लाइड रिसर्च उन चीजों को कहते हैं कि वैसा रिसर्च जो किसी न किसी सवाल से या किसी न किसी समस्या से शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक और द अप्लाइड रिसर्च. Basic research deals with developing, understanding, theory building and testing of a theory. So basic research आमतौर पे डील करता है developing the understanding, theory building के लेकर और फिर theory को समझने के लिए जो टेस्ट से रिलेटेड होती है. And applied research deals with solving real life problems. यानी अप्लाइड रिसर्च का जो काम होता है वो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स आर कॉल्ड एज द अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं और उसमें जैसे कि बेसिक रिसर्च जो होता है दैट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रिंसिपल एंड लॉस. सो उनका पूरा का पूरा फोकस जो बेसिक रिसर्च का होता है वो theoretical understanding और principle और law को समझने के ऊपर होता है. Whereas the applied research has a narrow goal of solving a very specific problem.
जबकि अप्लाइड रिसर्च का एक बहुत नैरो गोल होता है टुवर्ड्स सॉल्विंग अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। सो जो बेसिक और अप्लाइड रिसर्च होता है वो तो एक प्रकार का रिसर्च हो गया जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की तो समझना बहुत जरूरी है कि द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज बेसिकली इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन द एक्सपेरिमेंट मेथड। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एंटायर एक्सपेरिमेंटल मेथड। सपोज a teacher wants to know if rectification or recitation method will aid retention of a poem better than silent reading. She will proceed by forming a hypothesis. So teacher has a question in which effect of one thing on the other has to be explored. So experimenter forms a hypothesis. It means in the experimental method the first things start with the concept, the process, and at the end we have to form a hypothesis. So जैसा कि इसमें समझाया गया कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि टीचर चाहता है कि एक रेसिटेशन मेथड को या तो समझा जाए या एक ऐसा रिटेंशन ऐड किया जाए जिससे आप या तो पोएम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जिसमें जो साइलेंट रीडिंग से ज्यादा बेहतर है। सो उसने प्रोसीड किया आगे और उसने हाइपोथेसिस बनाया। सो टीचर के पास एक सवाल था और वो सवाल है कि विच इफेक्ट ऑफ वन थिंग ऑन द अदर हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। सो दोनों में से किस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो एक्सपेरिमेंटर हैज फॉर्म्ड अ हाइपोथेसिस। एक उसने हाइपोथेसिस बनाई जिसकी मदद से एक बेहतर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा सके। सो द फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो पहली चीज ये जानने की कोशिश करनी चाहिए और जानना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। सो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, जो मेथड हम यूज करते हैं, बेसिकली जो वेरिएबल्स यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर, वो वेरिएबल आमतौर पे दो प्रकार के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसा नाम से ही क्लियर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन जो किसी भी चीजों पर डिपेंडेंट नहीं होता, और डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स विच इज डिपेंडेंट ऑन the situation or the experiments. Now sampling of participants. Sampling का मतलब है कि जब भी हम कोई रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमें सैंपल चाहिए होता है। सैंपल मीन्स वो नमूना जिसकी मदद से हम उस निष्कर्ष पे पहुंच सके बेहतर तरीके से हम निष्कर्ष निकाल सके जिस चीज के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। सो फर्स्ट stage is identifying the variables and the second one is sampling of participants. Now it comes to control of extraneous variables. Extraneous variable means matching the things, eliminating the things and constancy of conditions. So पहले match करते हैं, उसके बाद eliminate करना शुरू करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है हटाना शुरू करते हैं, और फिर consistency of conditions को देखने की कोशिश करते हैं. Now it comes to designing of experiment. It means it is also called as planning of experiment or designing of experiment. So we plan the entire experiment कि what the experiment is all about, क्या experiment है, इसमें क्या करना है, किस तरीके से study conduct करनी है, analysis कैसे करना है, result और findings कैसे निकालने हैं. So everything needs to be planned and designed in the proper manner, and it has also been given a right shape. So then it comes to verifying of hypothesis. So फिर बात आती है hypothesis को verify करने के लिए कि hypothesis जो है वो कितना सही है, किस तरीके से वो valid है, कितना बेहतर study का हो सकता है और कितने बेहतर results आ सकते हैं. So before conduction of the experiment, the hypothesis should be verified. Now during any of the experimental method, we also have to understand the limitation of experimental method. कि अगर हम experimental method के थ्रू कोई भी study कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या दायरे हैं, क्या क्या limitation है, जिसको ध्यान में रखकर ही हमें किसी न किसी study को conduct करना है. Now it comes to non-experimental method. अभी तो बात की हमने experimental method की, लेकिन non-experimental method क्या है? सो नॉन एक्सपेरिमेंटल का मेथड का मतलब होता है जहां पर हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं कर रहे होते, यानी एक डायरेक्ट रिसर्च नहीं होता, जहां पर हम कुछ ना कुछ अलग टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं. जैसे उदाहरण के लिए ऑब्जर्वेशन. सो ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए करते हैं, यानी कि हमने ऑब्जर्व किया सिचुएशन को और इंसिडेंट को. सो ऑब्जर्वेशन आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जब
स्टडी हम कर रहे हैं, जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जब भी हम सैंपल से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस ग्रुप का हिस्सा हैं। अगर जिसके ऊपर हमें स्टडी करनी है उस ग्रुप का हिस्सा होकर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जब हम उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अलग दूर हटकर कहीं चीजों की स्टडी कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर हम फुटबॉल खेलने वाले 10 खिलाड़ियों के ऊपर कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स कि हम उन 10 में से एक खिलाड़ी है, सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द टीम हम उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का मीन्स है कि मैं उस 10 खिलाड़ियों में से कोई नहीं हूं, 10 खेल रहे हैं और मैं दूर बैठकर इनके बिहेवियर को या किसी भी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। देन द सेकंड थिंग इज इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने बारे में जानना, चीजों को खोजना या उस परिस्थिति के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना और जानने की कोशिश करना। Then it is come to survey. So survey means हमने अलग अलग लोगों से राय जानी, उनके फीडबैक लिए, कुछ सवाल पूछे, राय जानी और जानने की कोशिश की कि अलग अलग लोगों का क्या ओपिनियन है टॉपिक से रिलेटेड। फिर हमने केस हिस्ट्री जानने की कोशिश की कि इस जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी केस हिस्ट्री क्या है, यानी कि पहले क्या क्या इतिहास में हो चुका है, उसके क्या फाइंडिंग्स रहे हैं, क्या प्रोसेस रहा है और किस प्रकार के रिजल्ट रहे हैं। देन द कोरिलेशनल रिसर्च, यानी कि कोरिलेशंस क्या है, रिसर्च से रिलेटेड इन सब चीजों को भी आइडेंटिफाई करने की हम कोशिश करते हैं। एंड ऑल दीज फैक्टर्स इज अ पार्ट ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में। सो साइकोलॉजिकल टूल ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्बल साइकोलॉजिकल टूल्स और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब है कि जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, टूल होते हैं, उसके अंदर जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो लिखित रूप से होते हैं, यानी किसी न किसी भाषा, लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उस टेस्ट पेपर को बनाया गया होता है और जो सब्जेक्ट होता है, जो टेस्टी होता है, उसको उन सवालों को पढ़कर और उसी में जो विकल्प अवेलेबल होते हैं उसके हिसाब से जवाब देना होता है। जबकि जो नॉन वर्बल टेस्ट होता है उसमें कुछ सिचुएशन दिए होते हैं, कुछ आकार बना होता है और उस परिस्थिति, उस आकार को जानकर, समझकर और उस हिसाब से जब हम परिणाम देते हैं, रिजल्ट लाते हैं या टेस्ट देते हैं, तो उसको कहते हैं हम नॉन वर्बल टाइप ऑफ टेस्ट। सो ब्रॉडली जो साइकोलॉजिकल टूल के अंदर जो क्वेश्चनर यूज होते हैं, या तो वो क्वेश्चनर फॉर्मेट में होते हैं, तो क्वेश्चनर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में से कोई भी हो सकता है, और इंटरव्यू शेड्यूल यूज होता है। सो क्वेश्चनर तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि क्वेश्चनर जो होता है वो एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें कुछ सवाल पूछते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको उनका जवाब देना होता है। सो वो सवाल वर्बल के टाइप के भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल टाइप के भी हो सकते हैं। अब जो बात आती है इंटरव्यू शेड्यूल की, सो इंटरव्यू शेड्यूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें हम जो सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हमें टेस्ट कंडक्ट करना है उसका इंटरव्यू लेते हैं और जिसको हम साक्षात्कार भी कहते हैं। सो इंटरव्यू के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या राय रखता है और वो क्या जवाब देता है सब्जेक्ट। सो जब भी हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं, सो इंटरव्यू आमतौर पर दो टाइप से हम कंडक्ट करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो वैसे एक और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी होता है जो आमतौर पे हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि उसको ज्यादा बेहतर नहीं माना जाता विकल्प। उसी का बीच का वर्जन है अनस्ट्रक्चर्ड का, बीच का जो वर्जन है वो है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो पहले देख लेते हैं कि इंटरव्यू क्या होता है। सो इंटरव्यू इज काइंड ऑफ अ प्रोसेस जिसमें हम कुछ सवाल पूछते हैं और सामने वाला जवाब देता है। अब ये जो दो प्रकार के होते हैं जो मैंने बताया, एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर हमारा जो सेट ऑफ क्वेश्चन है, यानी इंटरव्यू के टाइम पर मुझे क्या क्या पूछना है सामने वाले से, वो सब चीजें मेरे पास पहले से वेल प्रिपेयर्ड होती हैं। सो कि दिस आर द 10 क्वेश्चन व्हिच आई नीड टू आस्क टू अ सब्जेक्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो मुझे ये 10 सवाल जाकर पूछ लेने हैं। फाइन। सो उसका जवाब कुछ भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फिक्स है कि मुझे यही सवाल पूछना है। इट मींस इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज अ गुड व्हेन यू आर लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। But when we are conducting a structured interview or the semi-structured interview, it means कि my next question is dependent on the answer of the first question given by the subject. It means मैंने पहला सवाल पूछा, आप जो जवाब दोगे उसके ऊपर मेरा अगला सवाल निर्भर करता है। It means मैंने पूछा, रोहित आप कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूं सर। ओके, क्या हुआ? तो तबीयत खराब लग रही है। तुमने क्या डॉक्टर को दिखाया? वैसे नहीं गया था। नहीं, तुम डॉक्टर को दिखा, हो सकता है कोई सीरियस बीमारी हो। इट मींस मैंने पहले से सवाल तय नहीं किए थे।
जो सामने वाला यानी जो सिचुएशन के इस एग्जाम्पल के अंदर जो रोहित जिस तरीके से जवाब दे रहा था उसके जवाब के ऊपर मेरा अगला सवाल डिपेंड करता था. सो दिस इज कॉल्ड एज द अनस्ट्रक्चर्ड. मुझे मालूम है कि किस दायरे में रहकर मुझे सवाल करने हैं, बट मेरा सवाल पहले से तैयार नहीं है. आपके जवाब के ऊपर मेरा सवाल तैयार होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट की. जब भी कोई साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं क्वेश्चनर फॉर्मेट के अंदर, तो उस टेस्ट को कुछ प्रोसेस से गुजरना होता है. यानी कोई भी टेस्ट को हम एक बेहतर टेस्ट नहीं मान सकते कि जो टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो कितना बेहतर है और कितना सटीक रिजल्ट हमें दे रहा है. सो हर एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के कुछ पहलू होते हैं जिसको हमें चेक करना बहुत जरूरी होता है उसको कंडक्ट करने से पहले. पहली चीज है टेस्ट की रिलायबिलिटी, यानी कितना रिलायबल है टेस्ट. यानी आज मैं टेस्ट अगर अमित पे कंडक्ट कर रहा हूं तो अगले दिन मैं अगर वही टेस्ट उस अमित पे कंडक्ट करूं तो क्या सेम रिजल्ट आएगा. यह कहलाती है चीज रिलायबिलिटी, जिसके परिणाम में बहुत ज्यादा फर्क या बदलाव ना आए. फिर बात आती है वैलिडिटी की. वैलिडिटी वो चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि क्या जो इसका परिणाम है उसको हम वैलिड मान सकते हैं, क्या ये रिजल्ट जो है जो टेस्ट है वो वैलिड रिजल्ट्स दे सकता है. इसके लिए कुछ आइटम एनालिसिस करना पड़ता है, प्रोसेस होता है बेसिकली एक, जिसके हर सवाल की वैलिडिटी हम जानने की कोशिश करते हैं. उसकी मदद से हम टेस्ट की वैलिडिटी जानने की कोशिश करते हैं कि जो सवाल है वो कुछ ऐसे सवाल तो नहीं है जो विकल्प मौजूद है, वो कुछ ऐसे विकल्प हो जो हमें सही बात जानते हुए भी गलत जवाब देने को मजबूर कर रहा है. बहुत क्लोज डिस्क्रिमिनेटर वाले ऑप्शंस तो नहीं है. सो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. फिर बात आती है नॉर्म्स की. सो नॉर्म्स वो चीज होती है जिनको जो एक एक्सपेरिमेंट के टाइम पर यूज किया जाता है. यानी एक टेस्ट हमने बनाया, सो टेस्ट बनाने के पहले जो हमने स्टडी की थी, जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें जो हमने डेटा इकट्ठा किया था उस डेटा को हम कहते हैं नॉर्म्स. यानी 500 लोगों पे सर्वे करके हमने ये टेस्ट बनाया है. सो जो 500 लोग हैं, दिस 500 लोग इज कॉल्ड एज द नॉर्म्स ऑफ द टेस्ट. फाइन. सो इसको नॉर्म्स कहते हैं. सो इंडिया में हमने डेटा इकट्ठा किया तो कहते हैं इंडियन नॉर्म्स हमारे पास. इंग्लैंड जाकर हमने कुछ डेटा इकट्ठा कर लिया तो कह सकते हैं इंग्लैंड के नॉर्म्स हमारे पास. सो इट डिपेंड्स कि कहाँ के लोगों का डेटा इकट्ठा है और किस प्रकार के लोगों का डेटा इकट्ठा है. राइट. फिर अंत में बात आती है स्टैंडर्डाइजेशन की, यानी ये टेस्ट स्टैंडर्ड लेवल को मीट करता है या नहीं. ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग मूड पे या अलग अलग लोगों पे जो हम बार बार टेस्ट कंडक्ट करेंगे हर बार अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आ रहे हैं जो सही रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है. सो एक अच्छा टेस्ट, एक अच्छा साइकोमेट्रिक टेस्ट, हम उसी टेस्ट को मानते हैं जिसके अंदर ये 4 चीजें मौजूद हों. उन 4 चीजों में है रिलायबिलिटी टेस्ट की, वैलिडिटी टेस्ट की, नॉर्म्स टेस्ट का और स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या नहीं. फिर बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट या फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक की. सो ये भी एक प्रकार होता है टेस्ट का, प्रोजेक्टिव टेस्ट, जो डिपेंड करता है सिचुएशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड और अप्रोच के ऊपर. सो ये भी एक अच्छा अप्रोच और टेस्ट माना गया है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक, जिसके थ्रू हम बेहतर एनालिसिस और आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की, जिसको हम प्रोजेक्टिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं. अब बात करते हैं एथिकल कंसिडरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी. सो इसके अंदर बहुत सारे एथिकल अप्रोच होते हैं स्टडीज में, जो इन्फॉर्म्ड कांस्टेंट होता है, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है टेस्ट की, कुछ डीब्रीफिंग होता है, कुछ राइट टू विथड्रॉ होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो ये सब कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है, एथिकल होना पड़ता है प्रोफेशन को लेकर. हम गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते, हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते. तो इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही एथिकल कंसिडरेशन करने के बाद ही हम साइकोलॉजिकल स्टडीज कर सकते हैं या करते हैं. सो वी हैव टू बी एथिकल अबाउट आवर प्रोफेशन. अब स्टैटिस्टिक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है साइकोलॉजी के अंदर. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी. सो ब्रॉडली एक चीज मैं समझाना चाहता हूं कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो एक ऐसी जरिया है जिसको हम सांख्यिकी गणना भी कहते हैं. एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके परिणाम पे पहुंचने के लिए हमें उस स्टैटिस्टिक्स मेथड को फॉलो करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, तभी हम एक परिणाम निकाल सकते हैं. क्योंकि हमने 500 या 1000 लोगों पे कुछ स्टडी की, सो उसका परिणाम कैसे निकल सकता है? सो उसका परिणाम हम तभी निकाल पाएंगे जब हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स मीडियम यूज किया है. सो नीड ये है टू अंडरस्टैंड द डिस्क्राइबिंग बिहेवियर फॉर प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, और टाइप्स जो हम कह सकते हैं, यानी स्टैटिस्टिक्स के प्रकार क्या क्या है. सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. सो इसकी मदद से हम स्टैटिस्टिक्स कंडक्ट करते हैं. फन
फंक्शन क्या है स्टैटिस्टिक्स का वो भी समझ लेते हैं. सो द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड ब्रीफली एंड प्रिसाइजली. सो जो डेटा है और जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ब्रीफली और प्रिसाइजली भी प्रेजेंट कर सकते हैं. रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर मोर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव. जो रिजल्ट हम ऑब्टेन कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक्यूरेट भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है नेचर में, जो टू दी पॉइंट रिजल्ट आपको बताए. एंड द एनालिसिस ऑफ डेटा इज मेड मोर साइंटिफिक. और साइंटिफिक अप्रोच को यूज करने से जो डेटा का जो एनालिसिस है उसको वो ज्यादा साइंटिफिक बना देता है और ज्यादा साइंटिफिक बना देता है, जिससे उस पर भरोसा बढ़ जाता है. Now the general conclusion can be arrived at related to the psychology or in the role of statistics in the psychology. The general conclusion can be arrived at. Comparative studies are made possible क्योंकि comparative study हम आमतौर पे कर सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि statistics हम यूज कर रहे हैं. दो चीजों को कंपेयर किया और फिर रिजल्ट ढूंढने की कोशिश की कौन सा बेहतर है. रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच के जो रिलेशनशिप है उनको भी हम बेहतर और आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. प्रिडिक्शन अबाउट बिहेवियर्स कैन बी मेड. जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है लोगों का, उसके बारे में हम आसानी से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ये एफडी मॉडल है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल. सो जो भी स्टैटिस्टिक्स फंक्शनैलिटी हम यूज करते हैं उसका एक टेबल चार्ट क्रिएट होता है जो आपको एक स्नैपशॉट एग्जांपल के रूप में अभी आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है. सो द फिगर जो आपको स्क्रीन में देखेंगे तो जो लेफ्ट साइड में हिस्सा है स्कोर, ये स्कोर बेसिकली दिया हुआ है 3, 4, 5 ऑफ 10 स्कोर है. सो स्कोर के लिए जो टैली बनाया गया है ये रोमन नंबर में है 2, 2, 3. इसी 2, 2, 3 को आपको डेसिमल नंबर के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिसका जो फाइनल स्कोर निकल कर आता है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू वो 6, 7 और 8 आता है. और इसी 6, 7, 8 को रोमन नंबर के अंदर नेक्स्ट टेबल के अंदर नेक्स्ट कॉलम के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3 and 2. सो ये जो टैली वाला स्कोर है, ये टैली वाला स्कोर आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा जो ये टोटल का स्कोर है. फाइन. तो टोटल आप देख रहे होंगे 5, 3 और 5. सो इस 5 को गिनना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4 और ये एक क्रॉस लाइन है जो 5. सो रोमन नंबर के अंदर इसी तरीके से 5 को रिप्रेजेंट किया जाता है. देन 3 से लिखा हुआ है 5, 1, 2, 3, 4 और ये क्रॉस करके 5. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द 5 इन द रोमन नंबर रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो ये वो मॉडल है जिसके थ्रू हम चार्ट और टेबल बनाते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिकल मॉडल एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल एंड ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स थ्रू दिस पर्टिकुलर चार्ट. There are some basic statistical concepts which we also need to understand. The method which we are used to summarize the characteristics of the data are called measures of central tendency. So जो method हम use करते हैं characteristics को summarize करने के लिए, data को collect करने के लिए, data को understand करने के लिए, this is called as the measures of central tendency. So इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम कहते हैं mean होता है, median होता है, mode होता है, correlation होता है. So इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है. So median is a midpoint, दो range के बीच का जो बीच वाली जगह होती है, that is a mid point. कोरिलेशन, चीजों को कोरिलेट करना. सो मीन, मीडियन, मोड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है that we need to understand और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर. जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. द मेन पर्पस ऑफ दिस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज टू ड्रॉ कंक्लूजन और द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. सो जो मेन उद्देश्य होता है, जो मेन काम होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का, वो किसी भी ट्रीटमेंट और किसी भी डेटा का इंटरप्रिटेशन का कंक्लूजन या फिर रिजल्ट निकालने के लिए होता है. So now this comes to the assignment part. अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, whether it's related to the approach of the psychology, the tools, techniques, reliability, validity, standardization, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया हो, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट की स्टैटिस्टिक्स मॉडल के बारे में किया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के बारे में किया हो, प्लानिंग और एक्सपेरिमेंट को लेकर किया हो. सो इन सब चीजों का ही एक से रिलेटेड एक असाइनमेंट है जो आपको खुद से करना है. दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड एज डू इट योरसेल्फ. सो एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डिस्कस्ड इन दिस session, which was the session number 2, and try to give the answer for this particular assignment and try to complete this. So I will just explaining all the question for you so that it will be convenient for you while completing this particular assignment. So what are the goals of the doing psychological study? So पहला सवाल है कि psychological study का goal क्या क्या है. Second question is, what are the different steps in planning and experiment? So planning और experiment के अलग अलग प्रकार के steps क्या हैं? And the
third question is, what are the tools used by psychologists in understanding human behavior? So human behavior को समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन कौन से टूल का उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है. So this is the broad 3 questions which you need to cover as a part of the assignment. Fine. So please recall all the concept what we have discussed in this session number 2, and try to complete the assignment. Fine. So from here, this is the end of the session number 2, and I hope the concept is very much clear to you. Thanks for joining the session. Have a nice day. Thank you.